अच्छा बच्चे, तो आज हम जो पढ़ेंगे बायोसेफ्टी के जो हैं को रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रिस्क ग्रुप क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोकंटामिनेट लेबोरेटरीज। ठीक है, बायोकंटामिनेट लेबोरेटरीज, यहाँ इसको बायोसेफ्टी लेवल्स भी कहा जाता है, बायोसेफ्टी लैब्स भी कहा जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। क्योंकि वो लेवल जो होते हैं वो लेवल किस चीज़ पे बेस करते हैं, उनके जो हैं मैनेजमेंट पे बेस करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स पे बेस करते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस करते हैं, और जो है उनके जितनी फैसिलिटीज़ हैं उन पे बेस करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ हैजर्ड एसोसिएटेड विथ माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, अब किस हैजर्ड्स के, किस लेवल के हैजर्ड्स, किस डिग्री के हैजर्ड्स पे काम किया जा रहा है, कौन से ऐसे माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है, तो इस हिसाब से इन लैब्स को जो है वो क्या किया जाता है, इन लैब्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, RG1 ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, RG2 में कौन से आते हैं, RG3 में कौन से आते हैं, RG4 में कौन से आते हैं। तो इसी तरह ये लैब्स के अंदर भी जो है बताया गया है कि रिस्क जो है RG ग्रुप जो है रिस्क ग्रुप किस लैब में आते हैं, कौन से किस लैब में आते हैं। ठीक है, अच्छा ये लैब किस बेस पे हैं, लैब बेस पे हैं जो है हैजर्ड्स, ठीक है, डिग्री ऑफ हैजर्ड्स और माइक्रोबियल एजेंट्स। अच्छा, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ बायोसेफ्टी कंटामिनेट लैब्स। ठीक है, इनकी 4 जो हैं वो बनाई गई हैं, कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो कि डिपेंड किस पे करती हैं, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स पे। जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स। प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है, आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी आ जाती हैं, और आपको किस तरह यूज करना है वो भी टेक्निक्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी इक्विपमेंट्स के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, जस्ट लाइक शावर्स होते हैं। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कंटामिनेशन हो जाती है तो वो फौरी तौर पर उसको किस तरह रिकवर किया जाता है, या किस तरह उसको जो है उससे बचा जा सकता है। तो ये सारी किस में आ जाती है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के अंदर। एंड फैसिलिटीज नीडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सपोजर। ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं और फैसिलिटीज क्या क्या दी गई हैं। ठीक है, एक और भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आप देख सकते हैं कि लैब की कंस्ट्रक्शंस किस तरह होती है, लैब को किस तरह बनाया जाता है, उसमें किस किस्म के फिल्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, किस तरह एयर पास होती है, BCL1 के अंदर किस तरह है, BCL2 के अंदर किस तरह है, और BCL3 के अंदर किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, तो क्यों बनाई जाती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सपोजर। जस्ट लाइक कोई वायरल डिजीज है वो जो है ब्रेकआउट ना हो जाए, उसके नुकसानात जो है आपको पता है कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस लेवल पे जो है इस बनाने का मकसद यही होता है कि ये जो है एक्सपोजर से प्रोटेक्शन मिल सके। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं बायो कंटामिनेट लेब 1, BCL1। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की लेब्स होती हैं। ये जो हैं ज्यादातर इतने इसमें जो है वो रिस्क ग्रुप 1 जो है, रिस्क ग्रुप 1 के जितने भी जो हैं आ जाते हैं, रिस्क ग्रुप 1 जो हैं उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं। रिस्क ग्रुप 1 के ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक रिस्क ग्रुप 1, इसके अंदर अगर आप देखें तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, ई है, बेसिलस है, ठीक है, एडिनो जो है, एडिनो वायरस वगैरह जो हैं, ये जो है तमाम इसमें आ जाते हैं। ये जो होते हैं इतने हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर इतने हार्मफुल नहीं होते। ई तो इवन इंसान के जो है इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो है इतने हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, हालांकि कभी कभार ये ह्यूमन और एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, तो इसके लिए इतनी हाई फाई लेब नहीं होती। BCL1 के अंदर क्या होता है कि इसमें इतनी जो है हाई लेवल का प्रोटोकॉल नहीं होता, ये बेसिक लेवल कंटामिनेट लेब होती है। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस होते हैं इसके अंदर कोई इतने ज्यादा बैरियर रिकमेंडेड नहीं होते। बैरियर समझते हैं आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर? बैरियर यानी कि फैसिलिटीज, या बैरियर यानी कि वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक वो गोगल्स वगैरह यूज कर लेना, या हाई फाई जो है लैब कोट यूज कर लेना, या सर्जिकल ग्लव्स को यूज कर लेना, यानी कि इस तरह का इसके अंदर इतने कोई खास ज्यादा स्पेसिफिक बैरियर्स रिकमेंडेड नहीं किए गए। ठीक है, अदर देन अ सिंक फॉर हैंड वॉशिंग, तो जाहिर बात है सिंक वगैरह जो है हैंड वॉशिंग के लिए होता है, जिसके थ्रू जो है सैनिटाइजर के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू जो है डिटर्जेंट्स के थ्रू हैंड वॉश वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। इट डील्स विथ रिस्क ग्रुप 1 एजेंट्स। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर जो है तमाम रिस्क ग्रुप 1 के जो हैं एजेंट्स
उस पर काम किया जाता है, उन पे रिसर्च स्टडी की जाती है, उन ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमी पे स्टडी की जाती है, फिजियोलॉजी पे स्टडी की जाती है, उन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट पर्पस के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं रिस्क ग्रुप बन के, तो इन से रिलेटेड जितनी स्टडीज होती हैं वो BCL1 लैब में की जाती है। ठीक है, that are unlikely to cause disease in healthy human and are of minimum। तो ये क्या करते हैं, तो इसके अंदर जो है ह्यूमन हेल्थ में भी डिजीज काज करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा कॉज नहीं करते या जानलेवा नहीं होते, लीथल डिजीज नहीं होते। ठीक है, तो और ना ही इसमें जो है इतने ज्यादा लैब को नुकसान है, या ना ही इतना इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, आ गई बेटा बात समझ में? आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, BCL2, BCL2 यानी कि बायो कंटामिनेटेड लैब 2, और इसको जो है BSL2 भी कहा जाता है। BSL यानी कि बायो सेफ्टी जो है लैब भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी अच्छा, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो है वो ज्यादातर कौन सा रिस्क ग्रुप आता है, रिस्क ग्रुप 2 जो है इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, विथ रिस्क ग्रुप 2। ठीक है, तो मैं 2 आपको दिखा देता हूँ, 2 के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अगर ये देख लें आप देख लें तो इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो हार्मफुल होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं कम्युनिटी के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी का मकसद ये होता है कि ये तमाम जो इंसानों की पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, यानी कि एलर्जी के थ्रू, यानी कि बहुत ज़्यादा वबा की शक्ल अख्तियार नहीं करते। ठीक है, तो ये जो हैं इस ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिस तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, या हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, या बाकी और जो इसमें आ जाते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस है, या जो है हेपाटाइटिस A B C D E वायरस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, या क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम भी इसमें आ जाता है। तो ये जो आप ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, ये जो है RG2 में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो है लिमिटेड रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, और ये सीरियस हेजार्ड कॉज नहीं करते, और ना ही इतने लैब वर्कर जो हैं, लैब वर्कर का मकसद टेक्नीशियन हैं या पियोन वगैरह होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, तो उनको भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, और इनकी जो ट्रीटमेंट है और जो है प्रिवेंटिव मेयर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, यानी कि इसकी ईजिली ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। तो ये जो है इतने ज़्यादा नुकसानकार नहीं होते, लेकिन कम है नुकसानदेह। लेकिन ये नुकसानदेह तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन कम नुकसानदेह हैं, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये RG2 में आ जाता है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब चलते हैं BCL लैब में। अच्छा, BCL2 में देखें, BCL2 also represent basic level of contaminant where lab practices, equipment, facility design and constructions are applicable to clinical, diagnostic, teaching and other laboratories। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि इस लैब ये जो लैब होती है, इस लैब पे काफ़ी काम किया जाता है, जस्ट लाइक ये क्लिनिकल लैब होती है। क्लिनिकल का मकसद मेडिकल के अंदर, क्योंकि इसमें से ना ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिज्म वो एलर्जिक हैं। ठीक है, एलर्जिक हैं तो ज़ाहिर बात है इससे जो है एलर्जी भी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो लैब बनाई जाती हैं वो स्पेशली लैब बनाई जाती हैं, क्लिनिकल लैब हैं या डायग्नोस्टिक लैब हैं। हम जाते हैं अपना ब्लड वगैरह टेस्ट करवाने के लिए, तो ये क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं। क्या फ़र्क होता है क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक लैब में? जी बच्चे, जी आवाज़ आ रही है मेरी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक? बच्चे आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। माशाल्लाह 18-17 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं बता रहा। जी बच्चे, अब आप लोगों को बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी इस बात पे। सर जो हाँ हाँ, बोलें बोलें बच्चे बोलें। क्या डिफरेंस है? आप 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक लैब के अंदर क्या डिफरेंस है। डायग्नोसिस में जो है हमें डिजीज पता होती है, बस हम डायग्नोस करते हैं कि वो कौन सी डिजीज है। और अच्छा क्लिनिकल में ज्यादातर ट्रायल्स वगैरह हो रहे होते अच्छा, कोई और? गुड बच्चे, और कोई? अच्छा, इस बच्ची ने जो बताया वो सही है? जी बच्चे, कोई और?
बस एक ही बच्ची को आ रहा था, उसने बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया। सर यही जो है वो जो अभी उससे ने बताया, इसी तरीके से ही होगा कि डायग्नोसिस में जो है हम जो है वो डिजीज को चेक करेंगे कि मतलब किस तरीके से चेक करेंगे कि वो डायग्नोज हो जाए, वो हमें पहले से पता होती है। क्लिनिकल में जो है हमें पता नहीं है कि डिजीज कौन सी है, पहले हम इस पे वो टेस्टिंग करेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यही अच्छा होगा डायग्नोसिस और क्लिनिकल में। अच्छा, क्लिनिकल में यही होता है, और कुछ? बेटा इसमें बहुत क्लिनिकल तो फर्क है, बहुत फर्क होता है। क्लिनिकल जो होती हैं वो ज्यादातर हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है। उसमें जो है उसमें काम भी किया जाता है और ट्रीटमेंट भी दी जाती है। और डायग्नोस्टिक जो लैब्स होती हैं वो अगर आप देखें वो हॉस्पिटल से अलग होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, यहाँ पे जस्ट जो है इस जो भी टेस्ट होता है उसमें सिर्फ डायग्नोस्ट करते हैं कि कौन कौन सा डिजीज है। कोई ट्रीटमेंट आपको वो जो है आपको जो है रिकमेंडेड नहीं करेंगे, जस्ट टेस्ट करके आपको टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो डायग्नोस्टिक का मकसद ही यही है कि वो डायग्नोस करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल लैब का मकसद ये होता है कि वो डायग्नोस करने के बाद उसको जो है रिकमेंडेड भी करते हैं, वो जो है उसके बाद एक उनका डॉक्टर होता है वो रिकमेंडेड भी करता है। आप क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक लैब से टेस्ट करवाते हैं और वो डायग्नोस्टिक लैब से टेस्ट करवा के क्लिनिकल में जाते हैं, क्लिनिक में जाके वो आप उसको जो डॉक्टर है वो रिकमेंडेड करता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग यानी कि टीचिंग पर्पस के लिए जो है वो लैब्स होती हैं, वहाँ पे उनको टीचिंग करवाई जाती है, यानी कि उनको बताया जाता है, उनको टीच करवाया जाता है, लर्न करवाया जाता है कि किस तरह डायग्नोस किया जाता है और किस तरह इन ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। तो ज्यादातर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है वो अलग सी लैब बनी हुई होती है जिसमें ये काम करवाया जाता है, ठीक है। और भी टाइप्स की लैब्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादातर मैं जिस तरह बता चुका हूँ with risk group 2 agents that comprise those pathogens, तो ज्यादातर इस ग्रुप 2 के जो है पैथोजन उनकी स्टडी की जाती है जो कि ज्यादातर सीरियस हैजर्ड्स या सीरियस जो है वो कॉज नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा जो है गुड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस विद पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आर रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग रिक्वायर्ड हैं, जैसे लाइक लैब कोट है या गॉगल्स हैं या इस तरह के जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। इसमें के अलावा इसमें BCS क्लास 1 ये क्या होता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है, ठीक है। BSC ये जो है इसकी डिफरेंट क्लास होती हैं, डिफरेंट कैबिनेट होते हैं। जस्ट लाइक आपने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैबिनेट बना हुआ है वो जो है इसी में है, आ जाता है BSc 1 क्लास के अंदर, यानी कि बिल्कुल बेसिक कैबिनेट होता है। इसके लिए ये रिकमेंडेड है, यानी कि वो प्रोटेक्टिव हो। उसके अंदर अगर हम जो है वो फ्लेम ऑन कर लेते हैं ताकि जो है एयर वगैरह में जो भी कंटामिनेशन हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए, किल हो जाए। तो इसके अंदर जो है ये कैबिनेट जो होता है ये फर्स्ट क्लास का रिक्वायर होता है। आ रही है बात बेटा समझ में? ठीक है, आगे चलें। ओके बच्चे। यस सर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है CD यानी कि BCL3, ठीक है। अब 3 जो है इसके अंदर ज्यादा जो है रिस्क होता है एज कम्पेयर टू 2 और 1 के, ठीक है। 2 और 1 के मुकाबले में इससे ज्यादा जो है इसके अंदर जो है खतरा होता है, ठीक है। कंटामिनेट लेवल फॉर स्पेशल डायग्नोस्टिक क्लिनिकल एंड रिसर्च सर्विसेज दैट डील विथ रिस्क ग्रुप 2-3 एजेंट्स, ठीक है। इसके अंदर दोनों रिस्क ग्रुप आ जाते हैं 2 और 3। अच्छा, अब मैं आपको 3 के भी जो है वो बता दूं कि कौन कौन से RG ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसके लिए जो है स्टडी की जाती है। जी बच्चे, तो ये आ गया आपके पास रिस्क ग्रुप 3, ठीक है। इसके अंदर ब्रूसीला है, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लेकिन RVF जो ऑर्गेनिज्म है, रिफ्ट वैली फीवर वायरस, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स में जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस ऑर्गेनिज्म पे भी काम किया जाए है। बोनिया वायरसेस ज्यादातर जो है वो कभी कभार रोडेंट्स पे भी काज करता है और ज्यादातर जो है प्लांट क्रॉप्स पे भी काज करता है, लेकिन प्लांट क्रॉप से ज्यादा जो है ये रोडेंट्स वगैरह इस पे काज करता है, ठीक है। बाकी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसमें से कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरियल जो है डिजीज हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव हैं, ठीक है। ये जो है ज्यादातर इंडिविजुअल्स, चाहे इंसान हो चाहे एनिमल, इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि इतने एलर्जिक नहीं होते कि कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाते, ठीक है। और ये जो है ट्रांसफर नहीं होते, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है।
और इनके भी जो है ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेयर्स अवेलेबल हैं। इनकी भी जो है ट्रीटमेंट और अद्विया जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं, अवेलेबल हैं मार्केट्स में। लेकिन ये इनको थोड़ा सा सीरियस समझा जाता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 2 के, ठीक है, इनको थोड़ा सा सीरियस समझा जाता है। सही है बच्चे? अच्छा, तो अ, इसके लिए जो है स्पेशल लैब्स बनाई जाती हैं, स्पेशल डायग्नोस्टिक क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज, ठीक है। और जो है ये असल में जो है पोटेंशियल फॉर रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन को अफेक्टेड करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। सीरियस एंड पोटेंशियली हेल्थ लीथल इन्फेक्शंस टू ह्यूमंस एंड मे स्प्रेड टू कम्युनिटी। कुछ इस तरह के डिजीज भी होते हैं जो कम्युनिटी में स्प्रेड आउट हो सकते हैं, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी जितने भी होते हैं, रेस्पिरेटरी जितनी भी डिजीज होते हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये कोरोना वायरस है, ये भी रेस्पिरेटरी में आ जाता है, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं, इन एंड आउट करते हैं, इनहेल करते हैं या आउट करते हैं हम, तो क्या होता है कि इससे भी जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू द एयर, थ्रू द विंड, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, तो ये लीथल इन्फेक्शन भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इनको कंट्रोल भी किया जाता है, इनकी ट्रीटमेंट भी है, और उनके लिए जो है वो BSL2 यानी कि BSC2 जो है कैबिनेट, वो इसके लिए रिकमेंडेड है। BSC2 कैबिनेट जो होती है वो बिल्कुल एयर टाइट होती है इसके अंदर, ठीक है, एयर टाइट होती है, उसमें जो है कंटामिनेशन की बहुत कम चांसेस होते हैं, और ये पूरी जो होती है HEPA हेपा जो कहा जाता है, हेपा फिल्टर होता है, उसके थ्रू जो है वो सारे कंटामिनेशंस आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ एग्जिट हो जाते हैं। तो इसके अंदर वो है स्पेशल फिल्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा जो है रिस्क ग्रुप हाई लेवल का है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बायो कंटामिनेटेड लेब 4, ठीक है। 4 जो है सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो डिजीज, वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो कि अनकंट्रोल्ड है, यानी कि जिनके लिए कोई मेडिसिन, जिसके लिए कोई वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है, तो वो डिजीज जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें रिस्क ग्रुप जो है 4 एजेंट्स, रिस्क ग्रुप 4 एजेंट्स इसमें आ जाते हैं। और रिस्क ग्रुप 4 एजेंट कौन से हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये जो है अनकंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख लें रिस्क ग्रुप 4, इसमें आ जाए पैथोजेंस हाईली हैजर्ड्स टू ह्यूमन और एनिमल एज वेल एज टू द कम्युनिटी, ठीक है। ह्यूमन के लिए भी नुकसानदेह हैं, एनिमल के नुकसानदेह हैं, और कम्युनिटी के लिए भी, यानी कि इंडिविजुअल नहीं होता, ये वबा की शक्ल अख्तियार करते हैं, ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और बहुत फास्टली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। वन कंट्री टू अनदर या वन रीजन टू अनदर रीजन इजीली जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। चले जाते हैं मकसद उनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक खुद इंसान भी सोर्सेज होता है, विंड भी सोर्सेज होता है, मैकेनिकल टूल्स भी सोर्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सोर्स होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड के साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मकसद ये होता है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इनडायरेक्टली का मकसद ये मैंने जो सोर्सेज बताई आपको, जस्ट लाइक मैकेनिकल टूल्स हैं, या इंसान के अपने क्लोथेस जो होते हैं वो वियर करते हैं, तो उनमें भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से भी ट्रांसमिट होते हैं। या हमारे पास जो टूल्स हैं, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके थ्रू भी ये जो है वो ट्रांसमिट होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इंडिविजुअल्स से भी होते हैं, डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स या कोई भी मेजरमेंट जो है या प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट यूजुअली रिकमेंडेड। इसके लिए कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं की गई, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसके लिए जो है वो ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन नहीं है, लेकिन उन पे काम किया जा रहा है, ठीक है। वो जो है अंडर ट्रायल हैं या फाइनलाइज हो चुके हैं, तो ये इसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं RG4 के अंदर। सही है बेटा? अच्छा, जिसके अंदर जो है बहुत सारे वायरस, इसमें वायरसेस आ जाते हैं। कांगो वायरस है जो बड़ा मशहूर है, हेर्प्स वायरस है, ठीक है, जो कि मंकीज वगैरह के अंदर पाया जाता है। हेर्प्स वायरस की भी डिफरेंट जो है डिफरेंट लेवल्स हैं, अल्फा लेवल है, बीटा लेवल है, बी वायरस भी इसमें आ जाता है। लेकिन मंकी बी वायरस जो है वो इंसानों में भी आ जाता है, इंसानों के अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है, जो कि सबसे खतरनाक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो ये क्राइमिन कांगो
हेमोरेजिक फीवर वायरस, जिसको CCHF भी कहा जाता है। ये वायरस भी इंतहाई खतरनाक है, जो कांगो के अंदर और क्राइमीन, जो ये दोनों एरिया के नाम है, तो वहाँ पे इसको जो है डिटेक्ट किया गया है, वहाँ पे इसको जो है रिपोर्टेड किया गया है। तो ये वायरस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लीथल वायरस है। इसके अलावा एरिना वायरस, जो सबसे ज़्यादा रोडेंट में पाया जाता है, माइस के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है कैजुअलिटी हुई है, न सिर्फ इंसानों के अंदर, ताइवान के अंदर बहुत ज़्यादा ये इशू हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अभी जो है रिसेंटली, जो आपको पता है, कोरोना वायरस है या एबोला वायरस है, कांगो वायरस है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिनके जो ट्रीटमेंट्स हैं या जो जिस पे काम किया जा रहा है, वो जो है अंडर ट्रायल्स हैं। आई थिंक ये जो है CCHF, इसकी जो है वो मेडिसिन या ड्रग्स आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, इसका जो है इलाज अभी है। अच्छा, बाकी वायरसेस पे काम किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो है वायरसेस के जो कुछ अंडर ट्रायल हैं, कुछ फाइनल ट्रायल हो चुके हैं, कुछ की जो है वो मेडिसिन मार्केट में आ चुकी हैं। सही है बच्चे? तो ये वो वायरस हैं या वो डिजीज हैं जिसकी वजह से BSL-4 के अंदर इन चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, और BSL-4 में क्या होता है कि मैक्सिमम कंटामिनेट लेवल होता है। ठीक, और ये जो है ना सिर्फ वहाँ के वर्कर जो होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है, बल्कि जो रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये जो लैब्स बनाई जाती हैं, लैब 4, ये हाईली जो है वो लैब की तरह पैक्ड होती हैं, एयर पैक्ड होती हैं। इसके अंदर कोई जो है इनहेल या एक्सेल का जो है इसके अंदर प्रोसेस नहीं होता। और इनका जो डिस्चार्ज जो किया जाता है, जो भी इनका गार्बेज वगैरह डिस्कार्ड किया जाता है, वो भी जो है देखभाल के किया जाता है, उनको भी ट्रीटेड करके फिर बाद में किया जाता है। ठीक है, और इनका जो वेस्ट वाटर होता है, वो भी जो है ट्रीटेड के बाद, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद जो है उसको रिलीज किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, कि उनसे भी कोई बीमारियां या कोई इस तरह का डिजीज जो है वो ब्रेक आउट ना हो। ठीक है, कुछ अर्सा पहले जो है शिमाली कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है, वहाँ पे BCL-4 के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो फिर क्या किया गया था कि वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे, टेक्नीशियंस थे और रिसर्चर थे, उनको फिर बाद में जो है इंजेक्शन के थ्रू उनको किल किया गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो है कोई वायरस जो है वो ब्रेक आउट हो गया था। इसी तरह कहा जाता है कि कोरोना वायरस भी जो है वो ब्रेक आउट हुआ है, कुछ इंसानी जो है एरर की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। कुछ लोग इसको बायोलॉजिकल वार का भी जो है इसको जो है वो कहा जाता है कि बायोलॉजिकल वार के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। बहरहाल इसमें जो है बहुत सारी वेरिएशंस है, ये बातें बाद में पता चलती हैं 4 से 5 साल या 8 से 10 सालों के बाद। ठीक है, अच्छा, ये जो है डेटा डेंजरस एंड अनयूजुअल एजेंट्स। ठीक है, और ये जो है हाई इंडिविजुअल्स रिस्क होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं। ठीक है, और ये फास्टली जो है स्प्रेड आउट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और कोई भी ट्रीटमेंट जो है इसके लिए कोई रिकमेंडेड नहीं की गई स्टिल। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है फैसिलिटीज जो दी जाती हैं वो हाईली लैब्स होती हैं, BCL-3 या BCL-4 की जो फैसिलिटी हैं इसको दी जाती हैं। ठीक है, और जो है बिल्डिंग जो होती है वो हाईली जो है आइसोलेटेड जोन होती है। ठीक है, वहाँ पे जो है स्पेशलाइज्ड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट स्पेशलाइज होती है, जिसके लिए एक जो फिल्टर मैंने आपको बताया है, HPA हेपा फिल्टर जिसको कहा जाता है, वो फिल्टर यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा थिक होते हैं। उसके अंदर जो है एयर वेंटिलेशन जो होती है वो बहुत टाइट होती है, और जो है वो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट होके वो चीजें बाहर जाती हैं। ठीक है, अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा इसमें हाईली होता है। ठीक है, और 7 से 8 शावर होते हैं। कोई भी साइंटिस्ट अगर जाता है तो 7 से 8 शावर से पास आउट होके फिर इस लैब के अंदर जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है BCL-3 बायोसेफ्टी कैबिनेट को यूज किया जाता है, और उसमें जो है फैसिलिटीज दी जाती हैं, हाईली फैसिलिटीज दी जाती हैं, ताकि जो है इसके अंदर इन चीज़ों से बचा जाए, इन एजेंट से बचा जाए, इन माइक्रोबियल एजेंट से किस तरह जो है इससे हिफाजत की जा सकती है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? BCL और BSL। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं की जाती हैं, इसको जस्टिफाई किया जाता है, इसको जो है कंक्लूड किया जाता है, ताकि ये काम इजीली हो सके। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर BCL-2 और 3 की लैब्स प्रेजेंट है। अब सुना है कि HEJ के अंदर, कराची के अंदर BCL-4 लैब जो है वो सेपरेट बनाई जा रही है, लेकिन इसका जो है अभी भी कंफर्मेशन नहीं है।
लेकिन ये कहा जा रहा है। अच्छा, BCL3 और BCL4 जो है कुछ लैब्स जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। वो जो होती हैं हायर सिक्योर होती हैं, जो कि पब्लिकली नहीं की जाती, वो प्राइवेटली होती हैं और जो है इनकी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और किसी को नहीं पता होता। वो जो है लैब वो जो है बायोवार वगैरह के पर्पस के लिए बनाते हैं। वर्ल्ड वाइड के तौर पर ऐसी बहुत सारी लैब्स हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनको फैसिलिटेट जो है WHO वाले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक अब कोरोना की जो सिचुएशन है, इसमें जो है बहुत सारी लैब्स बनाई गई हैं BSL4 की, ठीक है। तो वो अगर सपोर्ट किया गया है तो WHO वालों ने सपोर्ट किया है क्योंकि इस जो है डिजीज को रोका जाए। तो इस तरह की जो लैब्स बनाई जाती हैं वो रिपोर्टेड भी होती हैं और उन लैब्स पे काम भी किया जा सकता है। जो मिलिट्री पर्पस की होती हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? ठीक है बच्चे, अब मैं आपको इसमें जो है कुछ लैब्स का जो है मैं आपको स्टडी करवाता हूँ कि किस तरह की लैब्स होती हैं। अच्छा, तो आज जो अब डिस्कस करेंगे वो बायो हैजर्ड्स की लैब्स में करते हैं, उसमें क्या क्या जो है हैजर्ड्स होते हैं, ठीक। अच्छा बच्चे, तो ये जो है मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। बायो सेफ्टी क्या होता है, बायो सेफ्टी किस तरह डिफाइन करते हैं, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ये माइक्रोबियल, इसको अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें तो लो रिस्क माइक्रोब्स टू हाई रिस्क माइक्रोब्स, या BSL 1, 2, 2, 3 एंड 4 में इन्होंने जो लिखा हुआ है वो एबोला और स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एबोला तो अभी भी है लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं रहा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं अब उसमें बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो ऐड की गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐड की गई हैं इसके अंदर, जस्ट लाइक बाकी जो अभी नए वायरस हैं वो भी इसके अंदर है, लेकिन ये थोड़ी सी रिपोर्ट जो है वो पुरानी है, इस वजह से इसमें जो है वो नहीं किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है, और ये जो है हाईली ट्रांसमिटेड होते हैं, इसकी वजह से जो है इंसानों की डेथ भी हो सकती है, और ये इसकी ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी भी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 1, ठीक, इसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं मैं आप बता भी चुका हूँ, फिर भी अगर आप इसको रिमाइंड भी हो जाएगा। ये जो है मिनिमल हैजर्ड्स होते हैं, इतने ज़्यादा लैब और एनवायरमेंटल नहीं होते। इसमें जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई भी जो है इसके अंदर आ जाता है। प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर जो है टेबल और बेंच का यूज़ किया जाता है, सिंक हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और लैब डोर जो है वो सेपरेट होने चाहिए। इसी तरह बायोसेफ्टी लेवल 2 हैं, ये थोड़े से मॉडरेट हैजर्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो है एज कम्पेयर टू BSL 1 के, ठीक है। स्टेप्लोकोकस वगैरह ये जो है इसके अंदर स्टडी की जाते हैं, ठीक है। RG ग्रुप 2 इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट का भी यूज किया जाता है, आई गॉगल्स का भी यूज किया जाता है, फेस शील्ड का भी यूज किया जाता है, ऑटोक्लेव डिकंटामिनेशन प्रॉपर किया जाता है, यानी कि ऑटोक्लेव के थ्रू डिकंटामिनेशन को प्रॉपर यानी कि डिकंटामिनेट किया जाता है या डीएक्टिवेट किया जाता है ऑटोक्लेव के थ्रू, ठीक है। और सेल्फ क्लोजिंग डोर यानी कि ऑटोमेटिक डोर्स का यूज किया जाता है, सिंक विद आई वॉश एपरेटिस, ठीक है। और क्योंकि ये आई को भी एलर्जी कर सकता है, इसीलिए आई वॉश एपरेटिस यूज किए जाते हैं विद सिंक। तो ये सारी चीजें जो है BSL 2 में प्रेजेंट होती हैं। BSL 3 के अंदर ये जाहिर बात है थोड़ा सा सीरियस है और लीथल डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, व्हाट डू यू मीन बाय माइकोबैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरियम क्या होता है जी बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय माइकोबैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आवाज आ रही है मेरी? जी बच्चे, मुझे लगता है सारे बच्चे क्लास को ऑफ करके इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं क्लास यहीं पे फिर वाइंड अप कर रहा हूं। मैं क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर दूं। व्हाट डू यू मीन बाय माइकोबैक्टीरियम? बेटा गलत भी आप बता दें, आप लोग उतना डर क्यों रहे हैं? कोई गलत भी बता देगा तो मैं डांटूंगा नहीं, उसमें इसमें कोई डांटने वाली की बात नहीं है।
सर जी बच्चे, जी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अच्छा गुड। माइकोबैक्टीरियम, व्हाट डू यू मीन बाय माइकोबैक्टीरियम बच्चे? सर डरे बस नहीं यही प्लीज, के डरे नहीं आप लोग। मैं आपको अगर डांट भी रहा हूं तो आप डरे नहीं। मैं अगर पूछ रहा हूं सिर्फ, अगर किसी ने गलत भी बता दिया तो कोई इश्यू नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बताएं। सर बेसिकली माइको जो होता है वो फंजाई को कहते हैं, और मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो उसके साथ एसोसिएशन बना देता है और एक सीवियर की फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाता है और एक सीवियर डिजीज टीबी कॉज करता है। गुड बच्चे, बिल्कुल सही बताया वजिया ने, बच्चे ने, कि माइकोबैक्टीरियम जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ज्यादातर टीबी काज करता है। जो ये एसोसिएशन होती है फंजाई प्लस बैक्टीरिया की, ठीक है। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, माइको यानी कि माइकोलॉजी को यानी कि फंजाई से एसोसिएट होता है और बैक्टीरियम बैक्टीरिया से एसोसिएट होता है। तो ये मिलके एक स्ट्रेन बनाते हैं और ये बहुत खतरनाक स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से जो है रेस्पायरेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा जो है हिट करता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होती है और जो है कफ भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ये क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम इतनी इनकी खतरनाक एसोसिएशन होती है जिसकी वजह से ये जो है इंसान को बहुत ज्यादा डैमेज करके उसको बहुत ज्यादा वीक कर देता है। और बाकी जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी इंसान के इंटेस्टाइन या स्टोमच के अंदर है, चाहे निमाटोड्स हों, चाहे जो है बैक्टीरिया हों, उनको भी ये किल कर देता है। बेनिफिशियल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसीलिए जो है इसको, अच्छा ये जो है कभी कभार ट्रांसमिट भी हो सकता है वन पर्सन टू इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। बच्चे आप डरा नहीं करें, गलत भी बता दें मैं नहीं डांटूंगा, लेकिन आपको इंटरेक्ट करना है। मेरा मकसद ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास क्या करते हैं कि सिर्फ ऑन करके प्रेजेंट होके फिर चले जाते हैं इधर उधर अपने काम में। तो मैं अगर आप लोगों को इंटरेक्ट करवा रहा हूँ तो इसका मकसद यही है कि आप सुन रहे हैं, आप हैं क्लास के अंदर प्रेजेंट। आप बेशक गलत बता दें, मैं गलत पे नहीं डांटूंगा, सही है बच्चे। लेकिन मैं कभी भी किसी टाइम भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो नाम लेके पूछूंगा, सही है बच्चे। आगे चलते हैं। अच्छा BSL 3 के अंदर भी डिफरेंट जो है वो प्रैक्टिसेस की जाती हैं। BSL 3 जो है वो अगर कंपेयर किया जाए तो 1 और 2 से ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसको जो है रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल किया जाता है लैब में। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिंक विद आई वॉश भी है, एग्जॉस्ट एयर भी है, ठीक है। यानी कि वो एग्जॉस्ट एयर इस तरह की जाती है कि वो नॉन रिसर्कुलेट हो, दोबारा उसको जो है वो रिसर्कुलेट हो के अंदर ना आए, ठीक है। इसी तरह जो है वो सेल्फ क्लोथिंग डोर होते हैं, ऑटोमेटिक लॉकिंग डोर्स होते हैं, ठीक है। और जो है रेस्पिरेटरीज के लिए जो है ये गोगल्स वगैरह, आई गोगल्स वगैरह होते हैं। और इसके अलावा लैब कोट वगैरह, ये भी सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बायोसेफ्टी लेवल 4, जिस तरह आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, आप पढ़ के आए हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सेफ्टी। इसके लिए जो है ना जितनी मैक्सिमम लेवल होती है बायोलॉजिकल सेफ्टी की वो की जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, एक्सोटिक माइक्रोब्स भी होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सही बच्चे। अच्छा, ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं जो कि BSL 4 लैब की है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें, कम्युनिकेशन के लिए भी कोई बंदा जो है, कोई भी पर्सन अंदर नहीं आ सकता। तो ये कम्युनिकेट भी करते हैं तो माइक के थ्रू या इसके थ्रू। और अगर आप पर्सन को देखें, वो जो है फुली जो है वो पैक्ड है, ठीक है। और अगर कैबिनेट भी देखी जाए तो वो भी फुली पैक्ड होती है। तो इसके अंदर ज्यादातर सामान नहीं रखा जाता, ज्यादा चीजें नहीं होती, सिर्फ जो है प्रॉपर जो है जिस पे काम किया जाता है वो चीजें हैं। और इंसान का जो हेड होता है वो भी प्रॉपरली पैक्ड होता है। और जो है इंसान की रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है, मास्क के थ्रू होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो ये BSL 4 का एक जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या उसकी जो है क्या क्या प्रोटोकॉल यूज किया जाते हैं। ये तमाम जो इसकी जो क्लोथिंग वेयरिंग है ये जो है सेपरेट अलग होती है, जिसकी वजह से ये पूरा काम प्रॉपरली कर पाते हैं। अच्छा, लैब 4 की प्रैक्टिसेस क्या है? चेंज क्लॉथ बिफोर एंटरिंग, यानी कि टोटली क्लॉथ जो है वो चेंज करने होते हैं, ठीक है। उनका जो स्पेशल कोट है या स्पेशल क्लॉथ है वो यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, बिफोर एंटरिंग, ठीक है। शावर अपॉन एग्जिटिंग, कुछ जो इस तरह की लैब्स होती हैं, इंटर होते हुए भी आपको शावर लेना पड़ता है, बाहर जाते हुए भी शावर लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इंटर हो रहे हो तो जाहिर बात है आपकी बॉडी पे, आपके जो है क्लॉथ पे बहुत ज्यादा कंटामिनेट्स होती है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाहर से आप लोग आ रहे होते हैं। तो एग्जिट होने से पहले जो है आपको शावर लेना लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, डीकंटामिनेट ऑल मटेरियल्स बिफोर एग्जिटिंग, आप एग्जिट होने से पहले जो भी आपके पास गार्बेज है, जो भी आपके पास जो है वो चीजें आपने डिस्कार्ड की हैं, उन तमाम चीजों को आपको डीकंटामिनेट करना पड़ता है,
ठीक है। डीकंटामिनेट उनके पास जो है ऑटोक्लेव हैं, ठीक है, वो डिजिटल हाई-फाई ऑटोक्लेव होते हैं, वो फौरी